हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में अंजू इन जापान में। तो थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज का मेरा ब्लॉग का टॉपिक क्या है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर एज अ फॉरेनर आप जापान में अगर रहते हैं तो आपका लिविंग कॉस्ट क्या होता है। तो लिविंग कॉस्ट में मैं एज अ कपल के हिसाब से बताऊंगी कि अगर 2 पर्सन आप जापान में रहते हैं तो आपका लिविंग कॉस्ट क्या होगा। तो देखो, अब हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो लिविंग कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है आप जापान के किस सिटी में रहते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो उसका लिविंग कॉस्ट अलग होगा। अगर आप कंट्री साइड एरिया में रहते हैं तो उसका लिविंग कॉस्ट जो है वो अलग होगा। और अगर आप सिटी में ही पर थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहते हैं, स्टेशन से दूर रहते हैं, तो उसका लिविंग कॉस्ट क्या होगा। तो अभी ये जो मेरा लिविंग कॉस्ट है ये 2 पर्सन के हिसाब से है। बाद में फिर मैं आपको हाफ करके बता दूंगी अगर 1 पर्सन रह रहा है तो उसका लिविंग कॉस्ट क्या रहेगा। तो चलो अब शुरू करते हैं हम इस ब्लॉग को। तो मेनली जो हमारा लिविंग कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है आप किस तरह का घर लेते हैं। तो घर जो होते हैं वो यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में होता है 1 BHK 2 BHK 3 BHK, इस तरह से घर होते हैं। सेम इस तरह से ही होते हैं पर उनके नाम यहाँ पर अलग होते हैं कि आप 1 रूम लेते हैं या 1 LDK लेते हैं या 2 LDK लेते हैं या 1 DK लेते हैं या 2 DK लेते हैं। इन फॉर्म्स का जो मीनिंग क्या होता है उसके ऊपर मैं बाद में अलग से फिर व्लॉग बनाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी 1 रूम लेते हैं या 2 रूम लेते हैं या 3 रूम लेते हैं उसका रेट क्या होगा। तो जैसे मैं रहती हूँ, मैं जापान के एक मेट्रो सिटी में नहीं रहती हूँ, मैं रहती हूँ फुकुशिमा सिटी में। तो मैं उसका लिविंग कॉस्ट आपको बता रही हूँ। पर अगर आप टोक्यो में रहते हैं तो जो मेरा लिविंग कॉस्ट एज अ 2 पर्सन आएगा उसको आप डबल कर सकते हैं, क्योंकि जापान का जो टोक्यो सिटी है वो दुनिया का सबसे महंगा सिटी है। तो उसका लिविंग कॉस्ट डबल या 3 गुना आ सकता है आपका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप घर का जो रेंट लेते हैं, मकान लेते हैं, वो किस टाइप का लेते हैं। तो मेरा जो मकान है वो 2 LDK है। 2 LDK का मतलब है कि उसमें 2 कमरे हैं और उसमें एक लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है और उसमें किचन है और 1 बाथरूम है। तो अगर आप मेरा हाउस टूर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा पीछे के व्लॉग जाके देख सकते हैं। तो अब हमारी बात हुई है 2 BHK वाले हाउस की, यानी 2 LDK हाउस की। तो इस 2 LDK हाउस में भी आप फर्निश मकान लेते हैं या अनफर्निश लेते हैं, तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो मेरा जो मकान है वो अनफर्निश है। अनफर्निश का मतलब ये होता है कि आपको अपने यूटेंसिल्स जो होते हैं वो खुद कैरी करने होते हैं। मतलब फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, जो बेसिक नीडें होती हैं और गैस वगैरह होती है वो अपनी खुद को लेके आनी होती है। तो अब बात करते हैं रेंट की। तो जो मेरा घर का रेंट है 2 LDK, उसका जो रेंट है वो है 80,000 येन। मैं आपको जो करेंसी बताऊंगी वो येन में बताऊंगी। तो 80,000 येन है 2 LDK का। इस घर का जो मेरा रेंट है वो 80,000 इसलिए है क्योंकि मैं फुकुशिमा सिटी में भी स्टेशन से 2 किलोमीटर के रेंज में रहती हूँ। अगर यही मकान मैं स्टेशन के नियर बाई 500 मीटर में या 1 किलोमीटर या जस्ट पास में लेती हूँ तो इस मकान का रेट आपका 1.10 या 1 लाख के करीब पड़ सकता है, अनफर्निश मकान 2 LDK। और अगर यही मकान आप फर्निश लेते हैं जो मेरा 2 LDK है तो इसका कॉस्ट पड़ता है, अगर आप स्टेशन के पास में लेते हैं तो कम से कम 2 लाख के आसपास पड़ेगा। पर अगर स्टेशन के जिस तरह मैं रहती हूँ यहाँ पर अगर फर्निश मकान लेते हैं तो ये मकान 1.2 लाख के आसपास पड़ सकता है। तो मैं साइड में आपको यहाँ मेंशन भी करती जाऊंगी कितना कितना मेरा रेंट पड़ रहा है, कितना कितना क्या पड़ रहा है। फिर एंड में मैं आपको टोटल कॉस्ट भी बताऊंगी। अब रेंट के बाद हम बात करते हैं कि आपके जो घर के बिल आते हैं, गैस का बिल है, वाटर का बिल है या आपका इलेक्ट्रिक का बिल है, वो किस हिसाब से आते हैं। तो हम लोग 2 जने रहते हैं तो 2 जनों के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा गैस का बिल आता है वो पर मंथ आता है 5,000 के आसपास आता है। उसमें क्योंकि हम लोग घर पे ही सारा खाना बनाते हैं तो डिपेंड करता है कि आप खाना घर पे बनाते हैं या बाहर बनाते हैं। हम लोग का ब्रेकफास्ट और दोनों टाइम का जो खाना होता है वो घर पे ही बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा गैस का बिल 5,000 आता है। ये इसलिए भी आता है क्योंकि जो यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है और जो पानी गर्म होता है ना वो गैस से ही गर्म होता है। तो पर मंथ करीब 5,000, कभी कभी 6,000 भी बढ़ जाता है। तो मैं आपको अप्रॉक्सी मतलब बता रही हूँ 5,000 येन पर मंथ पड़ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होता है वो भी मेरा कम से कम 5 या 6,000 रुपये आता है, येन में आता है। क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है तो सर्दियों में हीटर के रूप में काम करता है एसी, और जो गर्मी होती है उसमें मेरा जो है कूलिंग के रूप में काम करता है। तो इतना हम 2 जनों में आ ही जाता है, जबकि हम लोग 1 रूम यूज़ करते हैं। पर अगर आप दोनों ही रूम में एसी चलाते हैं तो उसका बिल फिर उसके अकॉर्डिंग उसका रेशो बढ़ता जाएगा।
अब आते हैं हम पानी के बिल पर। तो पानी का बिल यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा पड़ा मुझे, मैंने देखा। हमारे इंडिया में जो पानी का बिल होता है वो बहुत कम होता है, पर यहाँ पर इन तीनों बिल में सबसे ज़्यादा बिल मेरा करीब करीब बराबर या ज़्यादा ही आता है। तो पानी का बिल जो पड़ता है वो भी मेरा 6000 ये इनके आसपास पड़ता है। और जो पानी का बिल होता है वो 2 महीने में एक साथ आता है, पर मंथ नहीं आता। तो मेरा 12,000 के करीब आता है। तो उस हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया है 6000 या 5000 ये इनके हिसाब से। अब बात करते हैं हम दूसरी बेसिक नीड की, जो है हमारा इंटरनेट कनेक्शन, जिसके बिना तो आजकल के टाइम पर गुजारा ही पॉसिबल नहीं है। तो हमारे इंडिया में तो इंटरनेट कनेक्शन आपको अगर वाईफाई लगवाना हो तो 1000 रुपीज़ में अपना फुल अनलिमिटेड चार्ज हो जाता है, और अपना मोबाइल चार्ज करवाना हो तो 200-300 रुपये में हो जाता है चार्ज। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जो वाईफाई मेरा घर पे लग रहा है वो भी अनलिमिटेड डाटा ही लग रहा है। तो वो मेरा करीब 5,500 येन का मेरा पर मंथ का चार्ज होता है। और उससे मेरे दोनों फ़ोन या और भी एक्स्ट्रा मेरे घर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो चल जाते हैं। और मेरे जो हस्बैंड हैं उनका भी एक मोबाइल है, उसको अलग से चार्ज करवाते हैं। ऑफिस वगैरह जाते हैं इसलिए पर्सनल फ़ोन को वो चार्ज करवाते हैं, तो 2000 रुपये येन उसका भी पड़ जाता है। तो टोटल मेरा करीब 7,500 येन के आसपास पड़ता है। पर ये मेरा है, अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपना वाईफाई से सारे इंस्ट्रूमेंट चला लेते हैं तो आपका 5.5-6 तक पड़ जाता है। तो इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। इसके बाद आता है अगर आपके पास कार है तो, है ना। तो अगर कार है तो हमारे पास कार है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ कार के बिना काम चलता नहीं है। पर अगर आप टोक्यो में रहते हैं तो वहाँ पर कार की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वहाँ कार पार्किंग इतनी महंगी होती है, पार्किंग मिलती नहीं है आपको घर के अंदर। तो लोग बाग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है जापान का टोक्यो के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो टोक्यो में अगर आप जॉब करते हैं, वहाँ की वहाँ रहते हैं, तो आपको कार के बिना भी आपका ट्रांसपोर्ट से काम चल जाता है। तो वहाँ पर आपका कार की जगह जो आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ना, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। और तो मेरा जो कार है वो मंथली, जैसे मेरी जो कार है उसके लिए पेट्रोल मेरा 10,000 पर मंथ येन के करीब पड़ जाता है। हस्बैंड ऑफिस लेके जाते हैं कार, और बाकी वीकेंड्स के ऊपर कार निकलती है, तो उस हिसाब से हमारा 10,000 पर येन पड़ जाता है। मैं साइड में यहाँ सारा लिखती जाऊँगी स्क्रीन पर, आप देखते जाना। उसके बाद आती है आपका इंडियन ग्रॉसरी। हम लोग इंडिया के हैं तो अपन लोग इंडियन ग्रॉसरी तो मंगाते ही हैं, तो वो मुझे ऑनलाइन मंगानी पड़ती है और वो काफ़ी कॉस्टली आती है। तो पर मंथ मेरा करीब उसमें पड़ जाता है 15,000 येन की मैं पर मंथ इंडियन ग्रॉसरी मंगवाती हूँ, जो कि मेरा 1 मंथ चलती है। तो इस तरह से इंडियन ग्रोसरी मेरी 15,000 की पड़ती है। अब आती है आपका डेली का जो फूड कॉस्ट होता है, मतलब कि आपको दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, जो कि आप डेली बेस पर खरीदते हैं, और उसका क्या पड़ जाता है ना। तो जैसे यहाँ पर आपको पता ही है, महंगाई जो है करीब 10 टाइम गुना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो डेली का अगर आप दूध लेते हैं, दही लेते हैं, या डेली की डेली सब्जी लेते हैं या कुछ और लेते हैं, तो वो डेली मेरा 2,000 रुपये येन के या 1,500 से 2,000 तक पड़ जाता है। तो टोटल कॉस्ट उसकी जो होती है पर मंथ की 50,000 से 60,000 पड़ जाती है, जिसमें मैं केवल आपको फूड की ग्रॉसरी जो मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ वो बता रही हूँ। तो वो सारा मेंशन होता जाएगा, एंड में हम टोटल करेंगे कितना अमाउंट हमारा आता है। इसके बाद आता है आपका डेली बेसिस के लिए घर में यूज़ आने वाली चीज़ें, जैसे आप शैम्पू लेते हैं या बॉडी सोप लेते हैं या लॉन्ड्री के बॉल्स लेते हैं या घर के क्लीनिंग के लिए चीज़ें लेते हैं, कुछ भी चीज़ें, टिश्यू रोल। यहाँ पे जैसे इंडिया में तो हम टिश्यू इतना यूज़ करते नहीं है, पर यहाँ पर बेसिक नेसेसरी बन चुका है हमारे लिए भी, हम चाहे इंडियन है, टिश्यू रोल लेना और काफ़ी चीज़ें, टूथपेस्ट वगैरह जो भी मतलब बेसिक अपना होता है। तो पर मंथ उसका मेरा 10,000 आ जाता है, कि उसमें मेरा पेस्ट हो गया, शैम्पू, बॉडी सोप, हैंड सोप और क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हो गए, शेविंग क्रीम, जो भी चीज़ें होती है वो सब मेरा इतने की बैठ जाती है। ये तो आपका बेसिक है। इसमें आपका हाउस रेंट हो गया, यूटिलिटी हो गई है, इंटरनेट बिल हो गया, और कार पेट्रोल, ये फूड कॉस्ट, इंडियन ग्रोसरी, और ये मंथली हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपनी मंथली शॉपिंग की। जैसे हम मंथली शॉपिंग में जैसे अपन कपड़े की शॉपिंग कर लेते हैं, या कभी अपन को फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या कभी कोई चीज़ लेके आनी है घर के रिगार्डिंग, अपन को कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट लेने हैं या कुछ अपना सामान नया परचेज़ करना है, तो उसके हिसाब से मैंने कम से कम उसकी जो लगाया है वो 20,000 के आसपास मैंने लगाया है। और एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो मैंने लगाया है वो 10,000 लगा रही हूँ, जो हमें पता नहीं होता, महीने में छोटा मोटा होते रहते हैं। तो इस तरह से जो इसका टोटल अमाउंट जो आता है ये करीब 2,10,000 या 20,000 येन के आसपास आता है। ये आ रहा है जब हम ऐसा कपल रहते हैं
और मतलब जैसे मैं फुकुशिमा सिटी, जस्ट लाइक जैसे मैं अलवर शहर में रहती हूँ, या आप मेट्रो सिटी की जगह दूसरे सिटी में आप रहते हैं, ये उसका एक्सपेंस बता रही हूँ। और जब आप स्टेशन से दूर वाले एरिया में रहते हैं, मैं थोड़ा कंट्री साइड एरिया की साइड में रहती, प्रॉपर कंट्री साइड में नहीं रहती हूँ, तो ये मेरा एक्सपेंस है। इसमें मैंने आपको अपना आउटिंग का एक्सपेंस नहीं बताया, बाहर खाना खाने का नहीं बताया, वो आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस है कि अगर आप बाहर खाना खाते हैं या फिर आप अपना बाहर एवरी डे, एवरी मतलब 15 दिन में अगर आप आउटिंग करने के लिए जाते हैं तो आपका उसमें पेट्रोल का किराया खर्चा बढ़ जाएगा, आपकी फूड कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अभी जो मैंने खर्चा आपको बताया है, ये आपको मैंने बेसिक नेसेसरी बताई है एज अ कपल, जो आपको बेसिक लाइफ में चाहिए होती है, वो खर्चा है। पर अगर आप एज अ कपल रह रहे हैं तो आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए, एज अ कपल नहीं भी रहते हैं तो थोड़ा सा चिल आउट करने के हिसाब से आप महीने में 1 बार आउटिंग पे जाते हैं, या महीने में 2 बार आउटिंग के लिए जाते हैं, या कितनी बार खाना खाने जाते हैं बाहर, वो खर्चा आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हम लोग के हिसाब से जापान में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट तो हैं, पर मेरे हिसाब से खाना नहीं मिलता, तो हम लोग आउटिंग के लिए नहीं जाते हैं बाहर। हाँ, कभी कभी कॉफ़ी पीने के लिए या माचा टी पीने के लिए जाते हैं, तो उसका मेरा मिनिमम खर्चा महीने का करीब 1000 या 2000 के करीब बैठता है। बाकी हमारा वैसा नहीं बैठता। और जो हम आउटिंग के लिए वैसे कुछ घूमने फिरने वीकेंड्स पे जाते हैं तो उसमें पेट्रोल वाला खर्चा होता है, तो वो मैंने ऑलरेडी अपनी कार पेट्रोल वाले में खर्चा इंक्लूड कर दिया है। पर अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, बाहर खाना खाते हैं, तो अगर आप महीने में 2 बार भी खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं तो मिनिमम वन टाइम में 5000 येन के आसपास लग जाता है। तो आपका टोटल 10,000 येन आप उसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोग आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, ये तो मेरा जो एक्सपेंस है वो है कि मैं फुकुशिमा सिटी यानी एक नॉर्मल सिटी में रहती हूँ उस हिसाब से। पर अगर आप यही की यही चीज़ अगर आप जापान के टोक्यो में रहते हैं, अगर टोक्यो प्रॉपर टोक्यो में आप स्टे करते हैं, तो आप इसका जो लिविंग कॉस्ट है आप दुगने से भी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने मेरा बताया 2.20 लाख येन के आसपास पड़ता है, तो वहाँ का लिविंग कॉस्ट आपका अराउंड 5 लाख के आसपास येन में पड़ेगा ही पड़ेगा। पर अगर आप टोक्यो में रहते हैं और अगर आप टोक्यो में भी क्योंकि टोक्यो में जो है ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो काफ़ी लोग जो टोक्यो में जॉब करते हैं वो नियर बाई 1 घंटा या 30 मिनट्स की रेंज में भी मकान लेके रहते हैं, तो वहाँ का थोड़ा सा रेंट कम हो जाता है। फूड कॉस्ट वगैरह में तो फ़र्क नहीं आता। तो अगर आप टोक्यो से हाफ एन आवर या 1 आवर थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं, तो वहाँ पर आपका एज अ कपल जो लिविंग कॉस्ट हो जाएगा वो करीब आपकी 3.5 या 4 लाख के आसपास येन के आसपास पड़ेगा ही पड़ेगा। ये है अनफर्निश्ड मकान का लिविंग कॉस्ट। अब आप इसको अगर कोई बंदा जो सिंगल पर्सन रहता है और वो मेरी तरह अनफर्निश्ड मकान में रहता है, तो फुकुशिमा की तरह ही जापान के अगर और सिटी में भी रहता है, तो उसको हम हाफ कर सकते हैं कि हाँ आपका जो कॉस्ट है वो 1.70,000 येन के आसपास आपका 1 पर्सन के करीब बैठ जाता है। तो इस तरह से हम लोग जापान के किस सिटी में रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी लिविंग कॉस्ट, प्लस आपकी बेसिक दिनचर्या कैसी है। जैसे हम लोग अभी कोई यहाँ पर फिल्म वगैरह देखने नहीं जाते हैं, या कोई क्लब में नहीं जाते हैं, या बार में नहीं जाते हैं, पर अगर कोई आपका क्लब में भी जाता है, बार में भी जाता है, या कोई बंदा स्मोकिंग भी करता है, ड्रिंक भी करता है, तो उसका फूड कॉस्ट में रेट आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड करना पड़ेगा। ये मैंने आपको जो बताया है वो बेसिक चीज़ बताई है जो हमको ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग एज अ रहने के लिए चाहिए। तो बाकी आपके खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, आप कितना खर्च करते हैं कितना नहीं करते हैं उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। तो ये था मेरा आज का जापान का लिविंग कॉस्ट का व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको बताया कि जापान में अगर आप एज अ फॉरेनर कपल रहते हैं तो कितना कॉस्ट लगता है आपका। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर किया कीजिए मेरे वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए ऐसे ही और अच्छी वीडियो बनाती रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, माते ने सायोनारा, कोनिचिवा।